हेलो बच्चों, ये इनऑर्गेनिक की जो मेरी सीरीज़ है ये आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बना रही होगी मेरे ख्याल में, और आपसे अब जो प्रॉब्लम है वो बन रही होंगी और मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। आज मैं एक बहुत ही बेसिक बात, इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़रूरी और बेसिक बात लेकर आया हूँ, और उसको जब समझ लेंगे आप, सीख लेंगे, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। 11th की एनसीईआरटी में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में कई जगह इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट और बॉन्डिंग में भी कई जगह और पी ब्लॉक में भी कई जगह इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट लाइन लिखी हमें पढ़ने को मिलती है, और बच्चा उसको लेकर कंफ्यूज होता रहता है। तो आज वो सारा कन्फ्यूज़न मिटने वाला है, और मानकर चल रहे हैं कि अब खूब सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व होने लगेंगे। तो मैं तुम्हें इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस नाम में मीनिंग है। इनर्ट का मतलब, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, पार्टिसिपेशन जिसका ना हो वो इनर्ट हो गया। पेयर का मतलब जोड़ा होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर है यहाँ, और इफेक्ट का मतलब ज़रूर कोई ना कोई इफेक्ट डालते होंगे। तो ध्यान रहे, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ आएगा। सबसे पहली बात ये है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉज क्या है, और सबसे बड़ी बात है इसकी एप्लीकेशन क्या है। मैं इसको यूज़ लेते हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाता हूँ। सबसे बड़ी बात वो है कि मेरे ख्याल में 11th में सब्जेक्टिव एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन कंपैरेटिव लेवल पर डेफिनेशन नहीं, इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आती है। और यदि अपन कंसेप्ट ढंग से सीख लेते हैं तो फिर वो अप्लाई होने लगता है और हमारे आंसर बनने लगते हैं। तो ज़बरदस्त बात बच्चों ये है कि जो मेरा पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक में जो बॉटम वाला पीरियड है, मतलब 6th पीरियड जो है मेरा पी ब्लॉक में, बॉटम वाले पीरियड के जो मेंबर हैं उनके NS2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के S के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, इन NS2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूं, और इस इफेक्ट को नाम दे दूंगा मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसका कॉज क्या होगा वो भी समझाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा समझें बच्चों कि जो मेरा इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहा हूं, वो 13 पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 13, 14, 15, और नो डाउट हमारी एनसीईआरटी 16th ग्रुप में भी कंसिडर करती है बच्चों, इसको वहां तक जाता है ये। और मैं इस फैमिली के मेंबर लिख रहा हूं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, और अपना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, और नाइट्रोजन फैमिली पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ध्यान रहे, हमने एक बात रेडॉक्स में सीखी है कि हर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है वो +n से n-8 के बीच होती है, और n यहाँ ग्रुप नंबर है। तो मुझे पता है ये 13th ग्रुप जो है, इन सारे मेंबर्स के आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 है। यहां मैं कह दूंगा S2P2 है, यहां मैं कह दूंगा S2P3 है, यहां बोल दूंगा मैं S2P4 है। मतलब इसका ग्रुप 13 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, हमें पता है। एल्यूमिनियम +3 करता है। लेकिन जो मैं नीचे जा रहा हूं इन ग्रुप्स में, तो इसमें +1 और +3 दोनों दिखाने की टेंडेंसी है। इसमें भी +1 और +3, इसमें भी +1 और +3। लेकिन एक जबरदस्त बात यह है कि थेलियम में +3 ऑक्सीजन स्टेट की बजाय +1 मोर स्टेबल है। तो मैं मोर स्टेबल वाली को बॉक्स में बंद कर रहा हूं। इन दोनों में, मैं फिर बोल दूं बच्चों, यहां मुझे +1 लिखना चाहिए था, इन दोनों में +3 मोर स्टेबल है, इसमें +3 मोर स्टेबल है, जबकि थेलियम में +3 की बजाय +1 मोर स्टेबल हो गई। ऐसे ही मैं डाउन, जो बॉटम वाला मेंबर उसकी बात कर रहा हूं, इसमें +2 +4 आएगी, इसमें +3 और +5 आएगी, और इसमें मैं बोल सकता हूं बच्चों +6 और +4 आएगी। मतलब मेरा पॉइंट पकड़ में आ रहा हो। अब क्या होगा कि लेड के अंदर +4 की बजाय +2 मोर स्टेबल है, जबकि इसके जो ऊपर वाले मेंबर है, जैसे मान लो ये मेंबर है, इसमें +2 भी है और +4 भी है, तो ध्यान रहे यहां +4 मोर स्टेबल है। ऐसे ही बिस्मथ में +5 की बजाय +3 मोर स्टेबल है, और ऐसे ही पोलोनियम में +6 की बजाय +4 मोर स्टेबल है। तो पॉइंट ये है बच्चों कि पी ब्लॉक में 13 से 16 ग्रुप में जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं
तो हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका कॉज पता है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या है ये, इसको थोड़ा ढंग से समझना, बहुत लॉजिकल बात है। मैं फिर बोल दूं कि इन ग्रुप्स के जो ये NH2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं भी कॉज लूंगा। और इसी कारण डाउन, जब बॉटम में जो मेंबर बैठे हैं उनके NH2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे और इसलिए उनकी हायर की वजह क्या होगी? लोअर ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल होगी। मेरी डेफिनेशन मीनिंग समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 13 से 16 ग्रुप के 6 पीरियड मेंबर्स के जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूंगा और इस इफेक्ट को नाम मैं क्या दूंगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसका कॉज, इसका रीजन क्या है, मैं 2 तरीके से इसको समझा रहा हूं, थोड़ा समझना बच्चों इसको। मैं इंडियम से थेलियम पे गया तो एटॉमिक नंबर में 32 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, तो न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन भी बढ़े होंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 81 है, ये 49 है बच्चों। तो इन दोनों फिगर के बीच में क्या अपना 58 से 71 लेंथेनाइड नहीं आता क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, इन दोनों का मतलब है मेरा 5th और 6th पीरियड के मेंबर के बीच में 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के आगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन हमें पता है 4f में भरा जाता है। अब जबरदस्त बात, अपन ने एक बात पता होगी, हमने सीखी या नहीं सीखी तो समझ लें कि जो sp-df ऑर्बिटल होते हैं उनमें से हम बोलते हैं s ऑर्बिटल सबसे बढ़िया शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं और सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट f ऑर्बिटल का होता है, क्योंकि उनकी शेप डिफ्यूज होती है, क्योंकि उनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम कहते हैं sp-df में से s का मैक्सिमम और f का मिनिमम या पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। अब देखिए जबरदस्त बात क्या हुई कि मेरे पास ये न्यूक्लियस, ये मेरी 4th शेल, ये 5th शेल और ये 6th शेल। ध्यान रहे मेरा पीरियड नंबर 6 चल रहा है, मेरा आउटर मोस्ट शेल 6 ही तो है। इसमें 6s2 6p1 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो इससे अंदर वाली में 5s में 2 है, 5p में 6 है और 5d में 10 है, और इलेक्ट्रॉन इससे पहले 4f में 14 भी भरे जा चुके हैं। तो ध्यान रहे लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा 6p1 है बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है 6p के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली अपनी तरफ खींचते हैं, या कह दो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में देखिए 4f और 5d, इन दो की शील्ड आ रही है और मुझे पता होना चाहिए कि d और f का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर होता है। इसका मतलब ये d और f इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई यहां s इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल के s इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से टाइडली फिल्ड होंगे। टाइडली फिल्ड होंगे तो फिर उनका किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा? नॉर्मली बंद हो जाएगा, और इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो गए हैं, और इसीलिए इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ा है बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो? समराइज वे में बता दूं कि 6 पीरियड के एलिमेंट्स में NH2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइडली फिल्ड होते हैं। कोई रीजन पूछे तो कह दो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई ये NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसीलिए मैं इनको इलेक्ट्रॉनों को नाम दूंगा इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस इफेक्ट को नाम दूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक कारण बताया। दूसरा देखो, मैं थर्मोडायनेमिकली एस्पेक्ट से भी इस बात को समझाता हूं, थोड़ा समझना बच्चों। जैसे बोरोन की बात करें अपन, सबसे टॉप वाले मेंबर की, हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, और हमें पता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हम ये बात पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग की बेसिक्स में कि कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरोन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन को एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन अपन जानते हैं बोरोन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो यदि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है तो वो एलिमेंट अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उसमें एक्साइटेड करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लेता है। तो ये लीजिए हुआ क्या कि मैंने ये बोरोन की ग्राउंड स्टेट बनाई और एक इलेक्ट्रॉन 2p से 2s से 2p में एक्साइटेड हो गया, और नो डाउट एक्साइटेड हुआ है तो कुछ एनर्जी लेकर ही एक्साइटेड हुआ होगा, और ऐसा होता है जो एक्साइटेड स्टेट बनी मेरे पास बच्चों, उसके अंदर 2s में 1 और 2p में
2 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड। अब मुझे पता है कि बोरोन अब 3 बॉन्ड बना लेगा। मान लीजिए 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया और अल्टीमेटली BCl3 बन गया। अब एक बात सोचिए बच्चों, 3 बॉन्ड बने तो एनर्जी निकली होगी, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ होगा, एनर्जी निकल गई तो पीछे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से यहां भेजा तो जो एनर्जी मैंने दी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ BCl3। इसका मतलब मेरा BCl3 फॉर्म हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मानो कि बोरोन फैमिली का मेंबर थेलियम है मेरे पास, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, बस शेल नंबर तो चेंज हुआ है, यहां 6s2 6p1 हो जाएगा। अब 6s के 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे पता है न्यूक्लियस से टाइटली फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 6p में जा नहीं पाएंगे तो फिर 3 बॉन्ड बनेंगे नहीं। या मैं ऐसा बोल दूं बच्चों कि मैं इन इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड करके मान लो 6p में भेज देता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और उसके बाद जब मैं 3 बॉन्ड बनाता हूं इसके तो एनर्जी रिलीज भी होती है, लेकिन वो रिलीज एनर्जी जो मैंने एनर्जी दी थी उससे कहीं कम होती है। दैट्स वाई मेरा सिस्टम स्टेबलाइज नहीं हुआ 3 बॉन्ड बनाकर, इसलिए बॉटम वाला मेंबर 3 बॉन्ड फॉर्म न करके केवल 1 बॉन्ड बनाता है। दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि थर्मोडायनेमिकली एस्पेक्ट मेरा समझ में आ गया हो। मेरी दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो बच्चों। ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो मैं एप्लीकेशंस पे आ रहा हूं, जो जिनमें से मैंने एक लिख दी है। आप क्या देखते हैं कि इन 13 से लेकर 16th ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब भी मैं आऊंगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, लोअर का इंक्रीज होगा। आपको बार बार प्रॉब्लम मिलेंगी बच्चों, बार बार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और समझना उनको, जिनको मुझे मेमोराइज नहीं करना, मुझे केवल इस टॉपिक को अप्लाई करके आंसर निकालना है। जैसे मान लीजिए उसने बोरोन +1, एल्यूमिनियम +1, गैलियम +1, इंडियम +1 और थेलियम +1 लिखकर कहा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो अब भी मैंने रिजल्ट बताया है कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता, उसका कारण कौन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मान लीजिए उल्टा पूछ ले वो कि बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3 और डायरेक्ट लिख दिया मान लो मैंने थेलियम +3, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो मैं इस बार रिवर्ट ऑर्डर बता दूंगा। मेरी पॉइंट पकड़ में आ गई हो। ये केवल 13 ग्रुप में नहीं है। मुझे पूछा गया कि भाई PbCl2 और PbCl4 इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, तो मैं बोलूंगा PbCl2 मोर स्टेबल है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो, क्योंकि लेड बॉटम पे बैठा है 14 ग्रुप में और बॉटम वाले लोअर ऑक्सीजन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं। मेरी जानकारी पकड़ में आ गई हो। जबकि SnCl2 और SnCl4 में स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो SnCl4 की ज्यादा है, क्योंकि लेड से ऊपर बैठा है 10, और मैंने बोला है कि केवल 6 पीरियड मेंबर्स में ही लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर से ज्यादा हो जाती है। ये पॉइंट पकड़ में आ गया हो, तो एक एप्लीकेशन तैयार हो जानी चाहिए कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर की डिक्रीज होती है। एक जबरदस्त बात और सिखा रहा हूं, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही निकलती है। मैं एक बात बोलने जा रहा हूं कि लेड +4, बिस्मिथ +5 और थेलियम +3, ये 3 बातें ध्यान रखें बच्चों। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, या इनके कंपाउंड्स जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो। क्यों भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। हमें पता है, मैंने इन एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीजन स्टेट लिख दी है, और मुझे पता है इनकी हायर ऑक्सीजन स्टेट में ये क्या होते हैं, अनस्टेबल, तो ये अपनी लोअर की तरफ जाएंगे, मतलब खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। दैट्स वाई ये क्या बन गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन आ गया कि फॉलोइंग में से लेड का कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मुझे पता होना चाहिए लेड +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया PbO2, मैंने लिख दिया Pb3O4, मैंने लिख दिया Pb2O3, मैंने लिख दिया लेड टेट्रा एसीटेट। ये सारे के सारे कंपाउंड बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब ये इसमें क्या हुआ, तो सब जानते होंगे कि Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये भी मिक्स ऑक्साइड है। इसके अंदर PbO.PbO2 होता है। मेरी बात समझ, देखो PbO2 आ गया, मतलब +4 ऑक्सीजन स्टेट आ गई। इसके अंदर भी Pb और PbO2 होता है बच्चों। तो फिर फर्क क्या निकला,
समझ लें इसको ढंग से। इसमें ये 2:1 के रेशियो में है और यहाँ ये 1:1 के रेशियो में है। मेरी बात पकड़ में आ गई हो। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ध्यान दें लेड के सारे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। उसका रीजन मैंने बता दिया है। अब एक बात और, मैंने अभी भी बोला बिस्मथ +5 भी नहीं रहेगा, वो तुरंत +3 में जाना चाहेगा। ऐसे ही थेलियम +3 जो है वो थेलियम +1 में जाना पसंद करता है। तो कुछ बातें सीखें, ढंग से सीखें। हमने एक क्वेश्चन बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ देखा है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट यूज लेना पड़ता है। पता है क्या क्वेश्चन है वो? फॉलोइंग में से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके कई सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन उनमें से एक पॉइंट बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी आंसर निकलता है। ढंग से समझना। मैं कहूंगा PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पता है ये PbI4 स्पॉन्टेनियसली अपने आप PbI2 और I2 में कन्वर्ट हो गया। कारण क्या है बच्चों? यहां +4 ऑक्सीजन स्टेट थी, मैंने भी बोला कि +4 में लेड अनस्टेबल है, यह तुरंत +2 में बदलेगा। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो Pb+4 और I- है, इनमें से ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस, और ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। दैट्स वाई ये Pb+4 से +2 में आ जाएगा और ये I से कहां बदल जाएगा, I- से I2 में। तो मेरी बात पकड़ में आ गई हो। ऐसे ही एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वो ये कि TlI3 जो है ना बच्चों, ये एग्जिस्ट नहीं करता किसके साथ, I- के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। TlI3 I- के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये I3- आयन के साथ एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि क्या TlI3 I- के साथ एग्जिस्ट करता है, मेरा आंसर है नो। लेकिन क्या ये I3- के साथ एग्जिस्ट करता है, मेरा आंसर है बिल्कुल सही है। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो। ऐसे ही मैं बोल दूंगा कि BiI5 एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे पता है इसमें बिस्मथ +5 है और मुझे पता है इसमें I- है। ध्यान रहे I- एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके साथ जब भी इसके पार्टनर अपनी हाइड्रोक्सिल स्टेट में होते हैं तो ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। और मुझे पता है कि बिस्मथ +5 की बजाय +3 में स्टेबल है। दैट्स वाई ये स्पॉन्टेनियसली BiI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये भी पकड़ में आ गया हो। एक जोरदार सी बात और करता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि मुझे GaCl2 में गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा। स्वाभाविक है, साफ दिख रहा है, मैं फट आंसर +2 दूंगा और +2 मुझे ऑप्शन में मिलना है, और जब मैं की मिलाऊंगा तो मेरा आंसर रॉन्ग होगा। ध्यान रहे, ये गैलियम 13th ग्रुप का मेंबर ही तो है, और आज ही कहा है कि इनकी 2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, +1 और +3 कॉमन ऑक्सीजन स्टेट। +2 तो अपन ने लिखी ही नहीं, तो +2 तो आंसर हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये जो मुझे फॉर्मूला दिया, एक्चुअली ये फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला है, मोलानुपाती सूत्र है बच्चों। ये इसका सही फॉर्मूला या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों ये है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि इस गैलियम पे तो +3 है और इस पे कितना है, +1। दोनों का मीन क्या आ रहा था, +2। लेकिन सही आंसर है कि इस फॉर्मूले में गैलियम की 2 ऑक्सीजन स्टेट है, +1 और +3। मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशंस खूब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एनहेंस करेगी। बच्चों इनको यूज़ लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू।